हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो एचपीएससी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 6th टेस्ट चल रहा है और आप में से काफी लोग दे भी रहे होंगे उस टेस्ट को। वीडियो सॉल्यूशंस मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराए थे, अभी तक आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल रहे थे। अब से आपको मैं वेट कर रहा था कि 6-7 सेट टेस्ट इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद जो है वो सॉल्यूशंस अपलोड किए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन। तो अब आज छठा टेस्ट है, तो अब से आपको रेगुलर में वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोड करता रहूंगा। अब है ना, थोड़ा सा मिल गया मैटर मेरे को वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब एक एक टेस्ट के लिए एक एक सॉल्यूशन बनाऊं तो उसमें मजा आता नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, हर टेस्ट के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस जो है इनको कर पा रहे होंगे, सॉल्यूशंस जो है इनको समझ भी पा रहे होंगे। पहले जो टेस्ट चल रहे हैं तुम्हारे सब्जेक्ट टेस्ट चल रहे हैं, उसमें पार्ट टेस्ट 1 हो चुका है, दूसरा और तीसरा पार्ट टेस्ट होना है। बाकी के जो सब्जेक्ट टेस्ट है उसके होने के बाद पार्ट टेस्ट आपको पता है, उसमें जो कंबाइंड सब्जेक्ट है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। और उसके बाद आपके फिर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट का लेवल यही रहने वाला है, जिस तरह के क्वेश्चन अभी आप देखते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट के भी अंदर। फुल लेंथ टेस्ट के लिए सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन में साथ में ही अपलोड करता जाऊंगा, मतलब जिस दिन टेस्ट बनेगा उसके दूसरे दिन ही मैं वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो चलो भाई, पहला जो टेस्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें बोला है द फॉलोइंग पार्टिकल्स K1 प्लस K1 माइनस पाई प्लस पायोन्स हैं, और फिर उसके बाद एक और इसमें होगा एटा, वो इसमें लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो ये किस ग्रुप में आते हैं, मतलब इनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारे पास एक तरह के पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। हमारे पास एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम हेड्रॉन्स कहते हैं ना। मेरे हिसाब से आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। हेड्रॉन्स कहते हैं, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स में फिर से हम दो कैटेगरी बनाते हैं। हेड्रॉन्स के अंदर हम दो कैटेगरी बनाते हैं, एक बनाते हैं हम मीजॉन्स और एक हम बनाते हैं कौन सी, हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स, हाइप्रॉन्स वो है जहां पर उनका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा। मीजॉन की कैटेगरी में कौन कौन आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं केओन्स, जितने भी के वाले हैं सारे। एक आ जाता है हमारे पास पायोन्स और एक आ जाता है हमारे पास एटा। एटा, तो ये जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये मीसोन्स के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मीसोन हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोलना है, पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड वन, इनमें से कौन सी रिएक्शन अलाउ है। तो हमें ये रिएक्शन लिखी हुई है, अब इन रिएक्शंस को एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसा कि इसका आंसर सेकंड है, तो सेकंड को अगर आप डायरेक्ट चेक करो, तो मैं सेकंड को यहां लिख देता हूं। सेकंड को मैं यहां लिखूं तो P प्लस P, यहां पर लिखा है K प्लस और ये P और ये है लैम्डा। तो सबसे पहले इसका अगर ब्रेयन नंबर चेक करें तो प्रोटॉन का होगा 1, और जो प्रोटॉन है, दोनों ही प्रोटॉन है, तो दोनों के लिए बेरन नंबर कितना होगा, बेरन नंबर 1 होगा। केओन मीजॉन है तो उसका बेरन नंबर है नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से फिर प्रोटॉन का बेरन नंबर 1, और जो लैम्डा है उसका प्रोटॉन नंबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1, यानी कि डेल्टा B इक्वल्स टू 0। तो ये कंजर्व हो गया, ये क्या हो गया, कंजर्व हो गया। इसके बाद इसका चार्ज कंजर्वेशन को हम चेक कर लेंगे। तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए यहां पर चार्ज आएगा 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर चार्ज 0 हो गया। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स कि चार्ज भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। फिर हम चेक कर लेंगे स्ट्रेंजनेस नंबर। तो प्रोटॉन का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो 0 होगा। केओन का जो प्लस में है उसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से लैम्डा का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कितना होगा, -1 होगा। तो स्ट्रेंजनेस नंबर अगर चेक करेंगे 0 0, यहां पर 1 हो जाएगा प्लस का, यहां 0 और यहां पर -1। तो स्ट्रेंजनेस नंबर भी हमारा क्या हो गया, कंजर्व हो गया। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। याद करना पड़ेगा, 3-4 बार इसको याद करोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी और फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो इसके आ ही जाते हैं, तो वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहां तक तो कंजर्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चेक करोगे तो उसके बाद चेक करो, तो इसका आप चेक करो, एक आइसो स्पिन चेक कर लेंगे और एक I3 कंपोनेंट चेक करेंगे। तो यदि हम इसकी आइसो स्पिन चेक करते हैं, तो आइसो स्पिन चेक करोगे तो प्रोटॉन का आइसो स्पिन 1/2, 1/2, केओन का 1/2 और यहां पर 1/2, इसका 0। तो डेल्टा I भी कितना हो गया, 0 हो गया। डेल्टा I भी कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से आप इसका I3 चेक करोगे
तो I3 में भी सारे क्या आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। I3 में भी चेक करोगे तो सेम यही उतर जाएगा, I3 के अंदर भी। तो इसका मतलब ये जो है सेकंड वाली रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। सेकंड वाली क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो ये रिएक्शन यहां पर कंजर्व हो गई, तो इसका राइट आंसर आ गया ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आइसोस्पिन। ये कंबाइंड सिस्टम की है ना, ये कंबाइंड सिस्टम दिया है पाई माइनस और प्लस पी। तो इसका एक तो आई बताना है और I3 बताना है पूरे सिस्टम के लिए। पूरे सिस्टम के लिए इसका एक तो I कंपोनेंट बताना है, I3 कंपोनेंट मतलब जो होता है, और एक बताना है I। तो सबसे पहले पूरे सिस्टम के लिए जब I निकालेंगे तो जो पायोन है, पायोन का आपको I चाहिए, तो पायोन के लिए I निकाल लो। आपको पता होना चाहिए, वैसे उसका 1 होता है, निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। तो पायोन के लिए क्या कैसे लिखेंगे हम, m इक्वल्स टू होता है 2I + 1। तो पायोन में 3 होते हैं, पाई माइनस पाई प्लस पाई नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, मासिव पार्टिकल है। यहाँ हो जाएगा 2I + 1, तो यहाँ I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो पायोन के लिए जो उसका आइसोस्पिन नहीं ये जो आइसोस्पिन I है ये कितना हो गया I, और I3 कंपोनेंट इसका निकालोगे तो P माइनस है, तो इसके लिए कितना आएगा, P माइनस के लिए -1 आएगा, है ना। तो इसका जब I3 कंपोनेंट निकालोगे तो पायोन P माइनस है, तो उसके साथ क्या जाएगा, माइनस जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि I3 कंपोनेंट की वैल्यू -I से लेकर कहां तक होती है, +I तक होती है। इसी तरह से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आइसोस्पिन निकालना है, तो यहां पर भी मासिव पार्टिकल का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो 2m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2I + m इक्वल्स टू 2I + 1। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी m - 1/2। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो का सिस्टम होता है, तो दो मासिव पार्टिकल का है, तो 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका I3 हो जाएगा, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, +1/2। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है एक तो पूरे सिस्टम का I। तो पूरे सिस्टम का I कैसे निकालोगे, पाई माइनस के लिए कितना हो जाएगा, 1, और ये पाई माइनस का 1 हो गया, और प्रोटॉन का कितना हो गया, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। और इसका I3 कंपोनेंट आपको निकालना है सिस्टम का, तो I3 में पाई माइनस का कितना आ रहा है, -1, और प्रोटॉन का अभी भी कितना है, 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। तो यहां से आप आंसर चेक कर लो कौन सा बैठ रहा है, -1/2 और 3/2, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन द एडिटिव क्वांटम नंबर सच एज लेप्टॉन नंबर, बेरन नंबर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, आइसोस्पिन, इंडिकेट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन कैन नॉट बी इंड्यूस्ड विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ये जो रिएक्शन दी हुई है, ये जो लिखी हुई है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस ये यहां पर है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बीटा माइनस डिके है। कौन सा लिखा हुआ है, बीटा माइनस डिके लिखा हुआ है। बीटा माइनस डिके जो है, बीटा माइनस डिके, इसको मैं सीधा सीधा करके बता रहा हूं, करने को तो तुम चेक भी कर सकते हो। तो बीटा माइनस डिके, जो बीटा डिके है वो वीक ट्रांजिशन होते हैं, वीक ट्रांजिशन। वो कौन से ट्रांजिशन होते हैं, वीक ट्रांजिशन होते हैं। और जब भी वीक ट्रांजिशंस की बात होती है तो उसमें जो I3 कंपोनेंट है वो कंजर्व नहीं होता है। I3 कंपोनेंट जो है वो कंजर्व नहीं होता है। तो एक तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट लिखने का ये तरीका है, नॉट कंजर्व। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा आंसर आ रहा है तुम्हारे पास बी। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप चेक कर लो, यानी कि इसके लेप्टॉन नंबर आप चेक कर लो, इसके बेरन नंबर आप चेक कर लो, इसके चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज चेक कर लो, और तीसरा क्या है, इसका आइसोस्पिन चेक कर लो, उससे भी आप निकाल सकते हो। और इससे बचना है आपको, इससे बचना है तो सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कौन सी लिखी हुई है, ये रिएक्शन कौन सी लिखी हुई है। रिएक्शन आपको पहचान में आता है, वहां से आपको बीटा डिके का पता लग जाएगा। बीटा डिके आपको पता है वीक डिके होता है, और वीक डिके के अंदर स्ट्रेंजनेस या फिर I3 कंपोनेंट है, ये कंजर्व नहीं होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन जो ये चेक करना नंबर, लेप्टॉन नंबर, बेरन नंबर, पार्टिकल्स, ये मैंने सॉल्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है, जो PDF है उसमें है, तो वहां से आप देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फॉलोइंग डिके स्टेट्स अ कंजर्वेशन लॉ दैट फॉरबिड्स इट बिकॉज। ये जो हमें एक डिके इक्वेशन लिखी हुई है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो यहां पर कौन सा डिके, कौन सा जो लॉ है जो इस रिएक्शन को होने से रोक रहा है। देखो भाई,
यहां पर ये भी बीटा डीके है, ये भी कौन सा है, बीटा डीके है ना, और यहां पर फिर एंटी न्यूट्रिनो निकाला जाता है। तो एंटी न्यूट्रिनो का जो कंसेप्ट आया था, यहां पर चार्ज कंजर्व हो रहा है, यहां पर चार्ज 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर भी -1 है, तो चार्ज कंजर्व है, बेरेन नंबर कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। पर जब बीटा डीके हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने ये देखा था कि एक तो वायलेशन हो जाता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, एक तो वायलेशन हो जाता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का, साथ ही साथ यहां पर वायलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ यहां पर लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व नहीं होगा। अगर आप चेक करो लेप्टॉन नंबर इसका, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या बनेगा, लेप्टॉन नंबर इसका लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए 0, और इसके लिए लेप्टॉन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एंटी न्यूट्रिनो तो है ही नहीं, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, तो यहां पर लेप्टॉन नंबर का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, बेरेन नंबर यहां पर कंजर्व हो जाएगा, चार्ज यहां पर कंजर्व हो जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये बीटा डीके जैसा कुछ हो रहा है, इसलिए तो एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ताकि जो बाकी के जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी का कंजर्वेशन जो वायलेट होता है वो यहां पर फुलफिल हो जाए। तो डेल्टा एल यहां पर क्या हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि कंजर्व नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होता, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ पाई प्लस का क्वार्क स्ट्रक्चर बनाना है। अब U के लिए क्या लिखते हैं, U के लिए लिखते हैं हम कितना, 2/3E, और D माइनस के लिए कितना लिखते हैं, 1/3। ठीक है, तो U और D माइनस अगर मैं लिखूं तो U के लिए लिखते हैं हम 2/3, और D के लिए इसको लिख दिया 1/3, तो यहां से ये कितना हो गया, 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये D आ जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा प्लस प्लस का क्वार्क स्ट्रक्चर बताना है हमें। तो ट्रिपल यू अगर हम करें, क्या करें, ट्रिपल यू, यहां पर अगर ट्रिपल यू करते हो तो ये क्या बनेगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3, और ये क्या आंसर दे देगा, 2। तो इसका मतलब हमारे पास सही आंसर ये आ गया, क्योंकि हमारे 2 ही चाहिए यहां पर चार्ज, तो चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन विच काउंटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन बोरोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ BF3। इनमें से किस काउंटर में बोरोन को BF3 के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वो होता है प्रोपोर्शनल काउंटर। कौन सा काउंटर होता है, प्रोपोर्शनल काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आयोनाइजेशन चैम्बर इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। आयोनाइजेशन चैम्बर का यूज किया जाता है रेडिएशन डोज के लिए। ये रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द न्यूक्लियर फिजन ड्यू टू एन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन इज एग्जांपल ऑफ। स्लो न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कंप्लीट होती है वो किसका एग्जांपल होती है, वो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल होती है। इसका एग्जांपल होती है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल होती है। नेक्स्ट हमें बोला गया है, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 204 डिकेज। मास नंबर कितना है इसका, 204। अल्फा डिके होता है इसका, और अल्फा डिके होगा तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा, यहां पर मान लो जो भी बन रहा होगा उसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 200, और उसका प्रोटॉन नंबर भी 2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी क्यू वैल्यू में गिवन है, क्यू वैल्यू कितनी है, क्यू वैल्यू है 5.26। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू A-4/A। तो यहां पर ये वैल्यू डाल दो, क्यू की वैल्यू कितनी है 5.26, A-4, A-4 कितना हो जाएगा 200, और A ये था ना, ये 200 हो गया, ये 204 था, ये 200 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 204। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस एंड इट ब्रेकअप्स आर इंडिपेंडेंट। यही पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है ना, बाकी के चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन ये है नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस एंड इट्स ब्रेकअप आर इंडिपेंडेंट। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन